उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी संसाधन में निहित उत्पादन की शक्ति को उत्पादन का कारक कहा जाता है। ये चार प्रमुख है। भूमि, लैंड, इसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति शामिल है। श्रम, लेबर, मानव शरीर या मस्तिष्क की उत्पादक शक्ति है। इसके दो प्रकार के हस्तांतरण होते हैं। एक क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे में जाना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण होता है, जिसमें निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर बढ़ना। कैपिटल होता है मानव निर्मित वे संसाधन जो उत्पादन में सहायक है। ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी भौतिक पूंजी, जिसमें सड़क है, भवन है, मशीन है, वाहन आदि आते हैं। एक वित्तीय पूंजी आती है आपकी, जिसमें नकद राशि, आभूषण, अचल संपत्ति आती है, ठीक है। एक बौद्धिक होती है, जिसमें मानवीय मस्तिष्क के विचार होते हैं, आविष्कार होते हैं, कलात्मक रचना होती है। नोट, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करोगे तो जनसंख्या है वो मानव पूंजी में बदल जाएगी। उद्यमशीलता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? व्यक्तियों के समूह या समाज में पाई जाने वाली वो शक्ति जो उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करती है। इसके मुख्य अवयव क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले इनोवेशन देखते हैं, नवाचार देखते हैं, ये नए विचारों को अपनाना। एक होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट, यानी कि संसाधनों और हितधारकों को संगठित करना। जोखिम क्षमता, यानी कि रिस्क कैपेसिटी, कठिनाइयों और अनिश्चितता को झेलने की स्थिति। नियमित क्रिया, यह कदम दर कदम चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। विधि सम्मत, यानी कि इसमें केवल कल्याणकारी और कानूनी कार्यों को मान्यता दी जाती है। प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, मेजर इकोनॉमिक एक्शंस कौन कौन से हैं? कार्य के स्वरूप के आधार पर आर्थिक क्रियाएं चार प्रकार की होती है। कार्य के स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार की? चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है आपका उत्पादन, प्रोडक्शन, यानी लागत, यानी इनपुट। आग तो इनपुट और को उत्पाद यानी कि आउटपुट में बदलना। इनपुट को आउटपुट में बदलना उत्पादन के द्वारा, ठीक है। एक होता है उपभोग, दूसरा होता है उपभोग, कंजप्शन, यानी कि आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग। उसके बाद होता है विनिमय, एक्सचेंज, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि उत्पादन के साधनों जैसे कि आय का वितरण करना शामिल है। यानी कि कोई उत्पादन हुआ, ठीक है, उत्पादन हुआ, उसमें आपने इनपुट डाला, आउटपुट निकाला, ठीक है। फिर उसका क्या किया? उसका विनिमय किया, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया। क्रय विक्रय करने के बाद उनका आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जनता ने उनको यूज़ किया, क्या? कंजप्शन, उपयोग किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रीलिम्स स्पेशल टिप क्या है? सामाजिक पूंजी का अर्थ उन संबंधों, विश्वासों, नेटवर्क से है जो समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। ये देख लिया। अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ द इकोनॉमिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की एक व्यक्तिगत इकाई जैसे उपभोक्ता, फर्म, उद्योग, बाजार का अध्ययन किया जाता है। इसके तीन मुख्य घटक है। एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी कि आय आवंटन द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। आय आवंटन द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। दूसरा होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यानी कि लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन का निर्णय। लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन का निर्णय, ठीक है। उसके बाद आता है कीमत सिद्धांत, यानी कि बाजार में वस्तुओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन। बाजार में वस्तुओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन, ये कीमत सिद्धांत होता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मंदी आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और इसे वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था समस्या जैसे रोजगार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत की जाती है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर कौन से हैं? आधार पढ़ेंगे, इकाई पढ़ेंगे। सबसे पहले आधार पढ़ेंगे, इकाई के आधार पर, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो, छोटी आर्थिक इकाइयाँ होती है जैसे व्यक्ति है, फर्म है आदि, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ठीक है। चर, यानी व्यक्तिगत मांग एवं आपूर्ति पर ये डिपेंड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मांग एवं आपूर्ति पर है, यह आपकी समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति पर है, ठीक है। केंद्रीय समस्या क्या है? संसाधनों का आवंटन, ठीक है। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का निर्धारण करना, ठीक है। यह आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद माइक्रो का है, व्यष्टि का है कीमत सिद्धांत, यानी कि प्राइस थ्योरी, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। विश्लेषण विधि, आंशिक संतुलन विश्लेषण किया जाता है इसका, और सामान्य संतुलन विश्लेषण किया जाता है इसका, ठीक है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अंतर संबंधों के आधार पर। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, जो अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा या मुक्त आर्थिक संबंधों जैसे वस्तु है, सेवा है, पूंजी का प्रवाह पर जोर देती है। वर्तमान में लगभग सभी देश इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि ओपन इकोनॉमी में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था की, जिसका अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध या व्यापार निवेश नहीं होता है। ये संरक्षणवादी नीति का समर्थन करती है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। उसके बाद संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था दो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से? सबसे पहले पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, यानी कि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। इसमें 1776 से ये प्रेरित है।
ये जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट है, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस से प्रेरित है। इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप यानी कि लेस इज फेयर होता है, यानी कि बहुत कम हस्तक्षेप होता है, और कीमतें बाजार की शक्तियों यानी कि मांग और आपूर्ति यानी कि जो कीमतें होती है वो पूर्णतया बाजार में मांग एंड डिमांड एंड सप्लाई पर निर्धारित होती है। जैसे उदाहरण अमेरिका है, जापान है आदि। एक होती है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, आर्थिक क्रियाओं और संसाधनों का राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है समाजवादी में, और ये मुख्य उद्देश्य इनका जन कल्याण है। क्या? जन कल्याण, और इसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उसके बाद होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें पूंजीवादी और समतावादी दोनों विशेषताएं होती है। क्या? पूंजीवादी और समतावादी दोनों विशेषताएं होती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। जैसे उदाहरण है भारत है, नॉर्वे है। भारत ने, ये मिक्स इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत ने गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय हेतु इसे मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। ठीक है। विकास के आधार पर, विकास के आधार पर एक होती है विकसित, यानी कि इसकी जो उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है। 12,000 ये इसका दिया गया है लिमिट। उच्च तकनीकी विकास और जीडीपी सेवा में क्षेत्र की मुख्य उदाहरण जिसकी भूमिका होती है इसमें, और उदाहरण जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड। विकासशील, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है, कृषि का हिस्सा घट रहा है और सेवा क्षेत्र का है जो बढ़ रहा है, जैसे कि उदाहरण भारत और चीन। ये आपकी विकासशील यानी कि कृषि का जो हिस्सा है वो घट रहा है, सेवा का बढ़ रहा है। उसके बाद आते हैं अल्प विकसित, यानी कि विकास के आरंभिक चरणों में संसाधनों के दोहन में अक्षम और विदेशी सहायता पर निर्भर होती है, जैसे कि सोमालिया है, नाइजर, ये अल्प विकसित है। ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग, जैसे उदाहरण कृषि है, डेयरी है, मत्स्यन है, वनीकरण है और खनन है। इसे रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं, यानी कि ध्यान रखना, जो प्राथमिक आपके सेक्टर है उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब। किसको? प्राथमिक सेक्टर को। प्राथमिक सेक्टर को रेड कलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कलर जॉब किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को, जिसमें कृषि है, डेयरी है, मत्स्यन है, वनीकरण ये आते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र में आपके कच्चे माल का विनिर्माण होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है? द्वितीय सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और का है जो उसका मूल्य एडिशन भी किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कर है जो कच्चे माल का वैल्यू एडिशन कर मूल्य वर्धन किया जाता है। ठीक है। उदाहरण जैसे कि विनिर्माण है, निर्माण है, गैस है, जल पूर्ति है, और इसमें कुशल श्रमिक यानी कि वाइट कॉलर और अकुशल श्रमिक यानी ब्लू कलर होते हैं। आपके वाइट कॉलर और ब्लू कलर किस में होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है। और वाइट कॉलर यानी कि कुशल श्रमिक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वाइट कॉलर, और जो अकुशल होते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर। ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हुए दोनों टर्म से। उसके बाद आते हैं टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होता है ये आपका, और यह उत्पादन गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है। ये उत्पादन गतिविधियाँ होती है उसमें सहायता प्रदान करता है। जैसे उदाहरण बैंकिंग है, किसी को लोन की आवश्यकता है तो लोन देता है, किसी को कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है तो उसके लिए पैसे देता है। तो ये तृतीय क्षेत्र है, सेवा सेक्टर है, वो बैंकिंग है, बीमा है, होटल है, परिवहन है, चिकित्सा है, लोक प्रशासन है, ये सब क्या है? इसमें ये उत्पादन गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है। तो ये सब किस में आते हैं? आपका बैंकिंग, बीमा, होटल, परिवहन, चिकित्सा और लोक प्रशासन, ये तृतीय सेक्टर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ सेक्टर होते हैं, जिसमें ज्ञान और कौशल आधारित सेवाएं होती है। क्या होती है? ज्ञान और कौशल आधारित सेवाएं होती है, वो चतुर्थ क्षेत्र में आती है। ठीक है। चतुर्थक क्षेत्र में आती है। ठीक है। उदाहरण जैसे कि सॉफ्टवेयर का विकास है, कर प्रबंधन है, ठीक है, पोर्टफोलियो प्रबंधन है, ये सब किस में आती है? चतुर्थक क्षेत्र में आती है। उसके बाद आता है पंचम, यानी कि उच्चतर स्तर पर निर्णय लेने वाली सेवाएं। जो उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाली जो सेवा होती है वो पंचम के अंतर्गत आती है। उदाहरण जैसे कि वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी होते हैं, वैज्ञानिक शोध का कार्य होता है, वो इसमें पंचम सेक्टर में होता है। और इसे ध्यान रखना, गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। किसको? गोल्ड कॉलर जॉब किसको कहते हैं? पंचम सेक्टर को। रेड कॉलर प्राथमिक को, और व्हाइट कलर और ब्लू कलर किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ क्या है? ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ, पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर, पूंजी निर्माण की दर ये भी है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निम्न, ठीक है, तकनीकी पिछड़ापन और कमजोर आधारभूत ढांचा, बिल्कुल ये भी सही है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, बिल्कुल ये सब इसकी समस्याएं हैं। ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर विश्व की कौन सी है? पाँचवीं। जीडीपी के आधार पर पाँचवीं, और क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और यूनिट दो, आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। परिभाषा, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय, व्यय के प्रवाहों को निरंतर आय की सक्रिय जो प्रवाह होती है उसको कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन है, आय है, व्यय के प्रवाहों की जो निरंतरता होती है, रेगुलरिटी होती है, निरंतरता होती है, उसको आय का सक्रिय प्रवाह कहा जाता है। किसको? उत्पादन, आय और व्यय का। ठीक है। तीन अवस्थाएं होती है इसकी। उत्पादन होता है सबसे पहले, ठीक है, वस्तुओं
और सेवाओं का निर्माण होता है। उत्पादन में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। फिर उसके बाद आय सृजन होता है, यानी कि साधनों में वितरण होता है। फिर उसको उपभोग और निवेश होता है, ठीक है, या व्यय होता है, ठीक है। तीन अवस्था कौन सी? सबसे पहले उत्पादन, उसके बाद आय सृजन, उसके बाद उपभोग निवेश और व्यय। उपभोग निवेश और व्यय, ठीक है। क्षेत्रों की भूमिका। वित्तीय संस्थाएं बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थता करती है। घरेलू क्षेत्र को विशुद्ध ऋणदाता माना जाता है। घरेलू जो सेक्टर होता है उसको क्या? विशुद्ध ऋणदाता माना जाता है, ठीक है। सरकारी क्षेत्र कर वसूलती है और सामाजिक सुरक्षाएं, अनुदान है, छात्रवृत्ति के माध्यम से आय प्रदान करती है, ठीक है। विदेशी क्षेत्र शेष विश्व, ये आयात निर्यात द्वारा संचालित होता है। क्या? आयात निर्यात द्वारा संचालित होता है। जैसे कि निर्यात ज़्यादा है और आयात हो, निर्यात कम, निर्यात ज़्यादा, आयात हो तो व्यापार अधिशेष होता है। इनकी बार आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, और आयात आपका कम हो तो व्यापार अधिशेष होता है। लेकिन अगर आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो व्यापार घाटा कहलाता है। क्या? व्यापार घाटा कहलाता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। और भारत में ये स्थिति पाई जाती है, व्यापार ट्रेड डेफिसिट। सक्रिय प्रवाह की समग्र चुनौतियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले बाह्य चुनौतियाँ और आंतरिक चुनौतियाँ, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाह्य चुनौतियाँ कौन सी है? जैसे कि बाह्य आक्रमण हो गया आपका, आंतरिक अस्थिरता है, इंटरनल अनस्टेबिलिटी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है भी इसमें आता है, और न्याय में देरी होती है, विलंब होता है, तो ये भी बाह्य कारक है, ठीक है। आंतरिक क्या है? आंतरिक कारक आपके मूल्य विचलन है, क्योंकि मुद्रास्फीति, महंगाई है, अपस्फीति, मंदी, ये सभी क्या है? आपके आंतरिक कारण है। किसके? चक्रीय प्रवाह के समक्ष चुनौतियाँ। आंतरिक में क्या है? मूल्य विचलन, जैसे मुद्रास्फीति है, महंगाई है, अपस्फीति है। बाह्य कारण में क्या है? बाह्य आक्रमण है, आंतरिक अस्थिरता है, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और न्याय में विलंब, ये सब क्या है? बाह्य कारक है, ठीक है। आंतरिक में ये देख लीजिए। यूनिट 2 बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले मूल्य अवधारणा है। वित्त या धन या कोष का प्रबंधन वित्त कहलाता है, ठीक है। वित्तीय व्यवस्था वित्तीय सेवाओं, उपकरणों और बाजार का सम्मिलित रूप होता है। वित्तीय बाजार संसाधनों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। वित्तीय बाजार संसाधनों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। होता है पूंजी बाजार, जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट, दीर्घकालिक अवधि हेतु, ये लॉन्ग टर्म की लेन देन होता है। लॉन्ग टर्म हेतु क्या होता है? कैपिटल मार्केट। उसके बाद होता है मनी मार्केट, ये अल्पकालिक होता है, यानी कि 1 वर्ष से कम, यानी कि जो तरलता आवश्यकता होती है, जो ये आपका मुद्रा बाजार काम आता है, ठीक है। कैपिटल किस में आता है? दीर्घकालिक परियोजना हेतु या दीर्घकालिक अवधि हेतु लेन देन होता है। मुद्रा शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल से कम, ठीक है। मुद्रा बाजार के प्रमुख उपकरण, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? सबसे पहले जमा पत्र होता है, सीडी होता है। ये क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी। किसके द्वारा जारी होता है? सीडी किसके द्वारा? ये कॉमर्शियल डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं? कॉमर्शियल डिपॉजिट पेपर होते हैं, और ये आपके किसके द्वारा होते हैं? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं आपके कॉमर्शियल, उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। और न्यूनतम राशि इनकी क्या है? 1 लाख। क्या है? 1 लाख। और परिपक्वता जो मैच्योरिटी अवधि कितनी है? 7 दिन, कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष, ठीक है। कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष। और न्यूनतम राशि कितनी? 1 लाख। परिपक्वता कितनी? 7 दिन से 1 वर्ष। किसकी? सीडी की, यानी कि कॉमर्शियल डिपॉजिट। किसके द्वारा जारी होते हैं? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। उसके द्वारा वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं, कॉमर्शियल पेपर होते हैं, ये तो कॉमर्शियल डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। एक होता है वाणिज्यिक प्रपत्र होता है, सीपी जिसको कहते हैं। ये अल्पकालिक अरक्षित वचन पत्र होते हैं। क्या होते हैं? अल्पकालिक अरक्षित है, असुरक्षित होते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र। अरक्षित वचन पत्र होते हैं। परिपक्वता इनकी 7 दिन से 1 वर्ष इनकी भी होती है, ठीक है, बराबर। सीपी और सीडी। लेकिन सीडी क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी होते हैं, न्यूनतम 1 लाख रुपये। ये जो सीपी होते हैं वो अल्पकालिक आरक्षित वचन पत्र होते हैं, अरक्षित वचन पत्र, ठीक है। परिपक्वता 7 दिन से 1 वर्ष। अब जो ये टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में देखते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आपके होते हैं ये ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स इसको कहते हैं। ये सरकार द्वारा अल्पकालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके लिए? जो अल्पकालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिए ये जारी किया जाता है, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है, राज्य सरकारें इन्हें जारी नहीं कर सकती। ट्रेजरी बिल को राज्य सरकारें जारी नहीं कर सकती, ठीक है। अवधि क्या होती है? ये मुख्य रूप से 3 अवधियों के लिए होते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, 1 2 और 9 18 36, ठीक है। 9 × 2 18 एंड 82 80 × 2 18 × 2 36, ठीक है। तो ये होते हैं। प्रकृति क्या होती है? इन्हें शून्य को
प्रतिभूति कहा जाता है, यानी कि जीरो कूपन्स सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि इन पर ब्याज नहीं मिलता। इन्हें बट्टे डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। किस पर? डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू पर भुनाया जाता है। ठीक है। सुरक्षा, चूंकि ये सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री माने जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से रिस्क फ्री माने जाते हैं, यानी कि सुरक्षित है ये आपके। उसके बाद आते हैं आपके जमा प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको सीडी कहते हैं। ये बैंकों द्वारा बड़ी जमा राशि प्राप्त करने के लिए जारी किया गया एक प्रपत्र है। जारीकर्ता कौन है? इन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्या? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो जारी करते हैं। लेकिन आरआरबी को छोड़कर आरआरबी इन्हें जारी नहीं कर सकती है। देखो, जमा प्रमाण पत्र होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, उन्हें आरआरबी जो रूरल आरआरबी है वो उनके इन्हें जारी नहीं कर सकती। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सॉरी, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है आपके, वो जारी करते हैं आरआरबी को छोड़कर, और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान इन्हें जारी करते हैं। ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, क्या? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एससीबी, और अखिल भारतीय जो वित्तीय संस्थान है वो उनके जारी कर सकते हैं। ठीक है। न्यूनतम राशि क्या होती है? ये न्यूनतम राशि 1,00,000 रुपये और उसके बाद के गुणकों यानी कि मल्टीपल में है जो जारी की जाते हैं। ठीक है। 1,00,000 रुपये और उनके गुणकों में जारी किए जाते हैं। अवधि क्या होती है? ये बैंकों के लिए 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है। वित्तीय संस्थानों के लिए ये 1 से 3 वर्ष हो सकती है। 7 से 1 वर्ष तक होती है, लेकिन जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनके लिए 1 से 3 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है। विशेषता क्या है इनकी? यह एक पराक्रामी है, इनकी नेगोशिएबल उपकरण है। क्या? नेगोशिएबल उपकरण है, जिसका अर्थ है कि इसे हस्तांतरित या बेचा जा सकता है। ठीक है, नेगोशिएबल है। ये कौन? जमा प्रमाण पत्र है, इनकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद बात करते हैं आपके वाणिज्यिक प्रपत्र की, कॉमर्शियल पेपर की। क्या? कॉमर्शियल पेपर यानी कि सीपी की बात करते हैं। यह बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को के लिए जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन है? उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली जो कंपनियां होती है, प्राथमिक डीलर होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं, वो जारी करते हैं इन्हें। कौन करते हैं? उच्च रेटिंग वाली कंपनियां, प्राथमिक डीलर भी इन्हें जारी कर सकते हैं और वित्तीय संस्थान भी इन्हें जारी कर सकते हैं। ठीक है। प्रकृति क्या है? ये असुरक्षित है, अनसिक्योर्ड है, सुरक्षित नहीं है। सीपी क्या है? अनसिक्योर है। सीपी अनसिक्योर है। और ये कितनी होती है? 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक। न्यूनतम राशि कितनी होती है? ये कम से कम 5,00,000 रुपये के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है। कम से कम 5,00,000 रुपये के मूल्य वर्ग में ये आपका सीपी है जो जारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं कॉल मनी। ये बैंकिंग प्रणाली के भीतर नकदी के दैनिक प्रबंधन का एक साधन है। उपयोग क्या है? जब बैंक के पास नकदी की कमी होती है तो वो दूसरे बैंक से उधार लेती है। क्या? दूसरे बैंक से उधार लेती है जब बैंक के पास कमी होती है तो। ठीक है। अवधि क्या है? ये देख लेते हैं। कॉल मनी केवल 1 दिन यानी कि रात भर के लिए होती है। ठीक है। कॉल मनी 1 दिन के लिए होती है, यानी कि 24 आवर्स के लिए। नोटिस मनी ये दो से लेकर 14 दिन के लिए होती है। नोटिस मनी 2 से 14 दिनों के लिए होती है। टर्म मनी होती है, तीसरी टर्म मनी होती है, ये आपकी 14 दिनों से अधिक के लिए होती है। पहले सबसे पहले कॉल मनी, ठीक है। दूसरी आपकी नोटिस मनी जो कि 2 से 14 दिनों के लिए होती है। तीसरी होती है आपकी टर्म मनी जो 17 दिनों से अधिक के लिए होती है। ठीक है। इस पर लगने वाली ब्याज को कॉल रेट कहा जाता है। इस पर जो ब्याज लगती है उसको क्या कहते हैं? कॉल रेट कहते हैं, जो बाजार की तरलता के अनुसार बदलती रहती है। जो बाजार की तरलता के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। उसके बाद होते हैं वचन पत्र, यानी कि प्रोमिसरी नोट्स, पीएन। ये एक कानूनी वित्तीय साधन है जिसमें एक पक्ष निर्माता और दूसरे पक्ष जो प्राप्तकर्ता को एक निश्चित राशि देने का बिना शर्त लिखित वादा करता है। प्रकार क्या है? भारतीय मुद्रा नोट, करेंसी भी एक प्रकार की प्रोमिसरी नोट्स है जिस पर लिखा होता है कि मैं धारक को अदा करता हूँ वचन देने का। ठीक है। महत्व क्या है? कॉमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल भी प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किए जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर सीपी और ट्रेजरी बिल भी प्रोमिसरी नोट्स के रूप में ही जारी किए जाते हैं। सीडी नहीं की जाती, ध्यान रखना, सीडी नहीं की जाते हैं। देख लेते हैं। ये आपके टी बिल्स होते हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। उच्चतम होते हैं, सुरक्षा इनकी सबसे ज़्यादा होती है टी बिल्स की, और न्यूनतम राशि 25,000। ठीक है। उसके बाद सीडी होती है, बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, और मध्यम या उच्च होती है इनकी सुरक्षा, और 1,00,000 रुपये। ठीक है। सीपी होती है आपकी, ये बड़ी कंपनी इनको जारी कर सकती है। ये कम होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ये 5,00,000 से शुरू होते हैं। ठीक है। कॉल मनी होती है, बैंक जारी करता है, बैंक जारी करता है कॉल मनी को, और ये न्यूनतम राशि है जो बैंक पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये हमने देखा। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। जमा पत्र
ये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी न्यूनतम 1 लाख रुपये और परिपक्वता 7 दिन से 1 वर्ष। वाणिज्यिक सीपी आपके अल्पकालिक और असुरक्षित वचन पत्र होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, सीपी आपके असुरक्षित होते हैं, परिपक्वता 7 दिन और से 1 वर्ष तक होती है। ट्रेजरी बिल्स ये आपके सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 91, 82 और 364 दिनों के लिए होते हैं। इन्हें शून्य कूपन बंद पत्र भी कहते हैं। किसको? ट्रेजरी बिल को शून्य कूपन बंद पत्र भी कहते हैं। उसके बाद होते हैं प्रोमिसरी नोट्स, वचन पत्र। ये निश्चित राशि या भुगतान का लिखित वचन होता है, मतलब जैसे कि आपके नोट्स है, करेंसी नोट्स भी वचन पत्र है आपके। ये सीपी वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद कॉल मनी, ठीक है, 1 दिन यानी रातों रात अवधि के लिए उधार 2 या 14 दिन हेतु नोटिस मनी, और 14 दिन अधिक होती है। और टर्म मनी होती है आपकी, टर्म मनी आपका होता है 14 दिन के अधिक होते हुए जो जारी की जाती है, टर्म मनी, ठीक है। उसके बाद आर्थिक नीति 1991, पृष्ठभूमि आर्थिक संकट ये पढ़ते हैं, ठीक है। कारण 1991 में भुगतान संतुलन बीओपी का संकट हुआ, राजकोषीय घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई। आंतरिक कारण क्या थे? उच्च मुद्रास्फीति दर की, बैंकों का अकुशल प्रदर्शन, MRTP एक्ट का प्रभाव और जटिल लाइसेंसिंग नीति, इंस्पेक्टर राज, ठीक है। बाह्य कारण क्या थे? बाह्य कारण आपकी ये आपके खाड़ी संकट यानी तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। एलपीजी सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, नियमों और नियंत्रणों को ढील करना ताकि निजी क्षेत्र का विस्तार हो सके। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को सरकार में हिस्सेदारी कम करना। विनिवेश, वैश्वीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। महत्वपूर्ण डेटा और शब्दावली। तरलता, लिक्विडिटी, किसी परिसंपत्ति को न्यूनतम हानि के साथ नकदी में बदलने की क्षमता होती है, वो आपकी तरलता होती है। किसी परिसंपत्ति को न्यूनतम हानि के साथ नकदी में जो बदलने की क्षमता होती है वो क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, इसमें विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, एसडीआर, विदेश आहरण अधिकार, आईएमएफ के पास सुरक्षित रिजर्व भी शामिल होते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में, केवल डॉलर नहीं होते हैं। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, इसे कागजी स्वर्ण कहते हैं, पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इसकी बास्केट में इसकी बास्केट में कितनी मुद्राएं हैं? 5 मुद्राएं। कौन कौन सी? एक तो आपका डॉलर हो गया, उसके बाद यूरो हो गया, उसके बाद युआन है, येन है, पाउंड है। यह आपका पाउंड ब्रिटेन का है, येन आपका चाइना का है, युआन जापान का है, ठीक है। यूरो आपका यूरोप का है, डॉलर अमेरिका का है। प्रेम सेतु विशेष क्या? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन में सुधार का प्रतीक है। 2019-20 में व्यापार घाटे में सुधार मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों की कमी के कारण हुआ था, ठीक है। यह आर्थिक नीति का प्रभाव है। नई आर्थिक नीति, एलपीजी का मूल्यांकन, जीडीपी वृद्धि दर, भारत की विकास दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई और निर्यात में वृद्धि हुई। विशेषकर आईटी एंड सॉफ्टवेयर में भारत वैश्विक केंद्र बना। उपभोक्ता को लाभ हुआ, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वस्तुओं की गुणवत्ता सुधरी और कीमतें प्रतिस्पर्धी हुई। नकारात्मक प्रभाव क्या है? कृषि की उपेक्षा हुई, यानी कि सुधारों का मुख्य ध्यान उद्योग सेवा क्षेत्र पर रहा, ठीक है। इसी से कृषि क्षेत्र है जो पिछड़ गया। असमानता, अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ी। रोजगार विहीन विकास हुआ, जॉबलेस ग्रोथ जिसको कहते हैं, ये भी इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जीडीपी तो बढ़ी लेकिन उस अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। भारतीय कृषि एक परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, बैकबोन ऑफ दी इंडियन इकोनॉमी है। ये न केवल खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। प्रचंड बेरोजगारी होती है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या है जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, यानी कि अगर कार्य 1 जने का है तो वहाँ पे आपको 5-6 जने लगे दिखेंगे, लेकिन काम वही का वही करेंगे। तो ये होती है आपकी प्रचंड बेरोजगारी होती है। और उनकी सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? 0 होती है। भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, इसका मुख्य उद्देश्य बिचौलियों का अंत करना था और जोतने वाले को भूमि का अधिकार देना था। बिचौलियों का उन्मूलन, जमींदारी है, महलवाड़ी है, रेतवाड़ी जैसी पुरानी जो शोषणकारी प्रणालियों हैं उनको समाप्त किया गया। काश्तकारी सुधार, लगान विनियमन, पट्टे की सुरक्षा, काश्तकारों को जो स्वामित्व अधिकार देना। जोत की सीमा, सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। ये परिवार के पास अधिकतम भूमि की सीमा तय करना है ताकि अतिरिक्त भूमि को जो भूमिहीन लोग हैं उनको दिया जा सके। चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना ताकि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग है वो संभव हो सके। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन आपका हुआ था 1960 के दशक में, मध्य में 1966 और 67 में। घटक क्या है? उच्च उपज देने वाले बीज होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज होते हैं, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं। प्रभाव क्या है? भारत खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ और चावल में आत्मनिर्भर बना, ठीक है। सीमाएं क्या है? ये केवल कुछ फसलों, गेहूँ, चावल, कुछ क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक ही सीमित रही। कृषि उत्पादकता की सीमाएं, संस्थागत कारक, छोटे और विखंडित खेत, दोषपूर्ण भूस्वामित्व प्रणाली। तकनीकी कारक, पुरानी तकनीक, सिंचाई के साधनों का अभाव, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की कमी, विपणन मार्केटिंग की समस्या।
बिचौलियों का वर्चस्व, भंडारण इनकी कोल्ड स्टोरेज की कमी, महत्वपूर्ण शब्दावली की उपस्थिति, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सरकार द्वारा किसानों को उसकी फसल के लिए दिया जाने वाला गारंटीकृत मूल्य होता है, ये बुवाई के मौसम के पहले घोषित किया जाता है। बफर स्टॉक, आपातकालीन स्थिति और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनाज का जो भंडारण होता है वो होता है। आर्थिक जोत, इकोनॉमिक होल्डिंग, वह न्यूनतम आकार का खेत जिस पर परिवार का निर्वाह कुशलतापूर्वक हो सके। प्रभावशाली बिंदु, द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य अब सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ दालों और तिलहनों को के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा था। वो क्या है आपका सदाबहार क्रांति, क्या है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको क्या कहते हैं एवरग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, आपकी क्या नेशनल इनकम। महत्वपूर्ण अवधारणा देखेंगे, की कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत मापने का एक सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, वो होता है जीडीपी। इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय भी शामिल होती है। इसमें जो विदेशी नागरिक होते हैं वो भारत में जो कमाते हैं या आय अर्जित करते हैं वो भी है जो जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है, वो भी भारत की जीडीपी में काउंट होगी। लेकिन भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय शामिल नहीं होती। लेकिन अगर भारतीय व्यक्ति है कहीं विदेश में जाके कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो वो भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, तो जीडीपी ऑफ इंडिया है, उसमें कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन भारत में जो विदेशी नागरिक कमा रहा है वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि भारतीय सीमा के अंदर कमा रहा है। उसके बाद होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कहते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसमें केवल देश के नागरिकों द्वारा, इसमें ये नागरिक केंद्रित अवधारणा है, क्या नागरिक केंद्रित, यानी कि देश के नागरिक द्वारा उत्पादित मूल्यों को शामिल किया जाता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, ठीक है। चाहे देश का नागरिक जो भी कमा रहा है या विदेश में रहकर जो भी कमा रहा है, ठीक है, वो सब है जो जीएनपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है, जीडीपी में नहीं होगा। जीडीपी में ओनली देश की सीमा मायने रखती है, ठीक है। सूत्र क्या है जीएनपी का सूत्र की बात करें तो जीडीपी में अगर आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ोगे तो आपका जीएनपी निकलेगा, यानी कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ोगे तो आपका ये निकलेगा जीएनपी निकलेगा, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, जब जीडीपी में से मशीनों और संपत्तियों की घिसाई, जो मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको आप घटाते हो तो आपका एनडीपी निकलेगा। क्या जीडीपी में से डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास निकालोगे, जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकालोगे तो आपका क्या आएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, एनडीपी आएगा। सूत्र क्या है एनडीपी, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करो। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक वर्ष के भीतर किसी देश के घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन भी शामिल होता है, ठीक है। सूत्र क्या है जीडीपी, सी कंजप्शन, ठीक है, इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सी का मतलब क्या है उपभोग होता है, आई का निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और आपका जी का गवर्नमेंट खर्च होता है, और एक्स का निर्यात, एम का आयात, ठीक है। अब देखेंगे एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी से उत्पादन प्रक्रिया में मशीन और पूंजी की जो डेप्रिसिएशन होती है उसको घटाते हैं तो आपका एनडीपी निकलता है, ठीक है। और जीएनपी क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि ये देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वो देश में हो या विदेश में, उत्पादित कुल मूल्य है। और भारत में रहने वाले विदेशियों की आय घटा दी जाती है। लेकिन जीएनपी होता है इसमें जो भारत में रहने वाले जो विदेशी होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो घटा दी जाती है, और विदेश में रहने वाले भारतीयों की जो आय है वो जोड़ दी जाती है। यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो वो है जो इसमें जीडीपी में जोड़ दी जाती है, तो आपका जीडीपी जीएनपी निकलेगा, ठीक है। अब आपका है एनएनपी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट। यह सबसे शुद्ध माप है। जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास
क्या जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। क्या एनएनपी प्राप्त होता है किसमें से, जब आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास घटाओगे तो एनएनपी प्राप्त होगा, लेकिन जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनडीपी प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन जीएनपी में से घटाओगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, एनएनपी प्राप्त होगा। ठीक है, तो एनएनपी का सूत्र क्या है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनएनपी। ठीक है, नोट, साधन लागत पर एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही विदेश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है वो ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, साधन लागत या बाजार मूल्य, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट एफसी वह राशि जो उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी को भुगतान की जाती है, इसमें कर है जो शामिल नहीं होते। साधन लागत होती है उसमें, फैक्टर कॉस्ट में जो टैक्स होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। बाजार मूल्य में, मार्केट प्राइस में वो मूल्य जिस पर वस्तु बाजार में बिकती है। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, जीएसटी होते हैं, ये सब है जो जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें सब्सिडी मिलती है तो वो सब्सिडी यदि होती है वो घटा दी जाती है। ठीक है, सब्सिडी इसमें से घटा दी जाती है, संबंध पड़ेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होती है, यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस उसमें अगर आप फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेज जोड़ो के सब्सिडी घटाओगे तो आपका मार्केट प्राइस निकलेगी। आय के प्रकार, आय के प्रकार, कारक आय और हस्तांतरण आय क्या होती है। कारक आय होती है फैक्टर इनकम, यानी उत्पादन के साधनों के बदले मिलने वाली आय। उत्पादन के जो साधन है उसके बदले मिलने वाली आय, जैसे कि मजदूरी, आपकी वेजेज होती है, रेंट होता है, किराया होता है, और आपका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, लाभ होता है, तो इसे ही राष्ट्रीय आय में है जो शामिल किया जाता है। जो कारक आय होती है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर इनकम होती है, वही है जो इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, आपकी वेजेज, मजदूरी होती है, और रेंट होता है आपका, और आपका क्या होता है, वो ब्याज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है, और प्रॉफिट होता है, तो ये सब इसमें शामिल होती है फैक्टर कॉस्ट में। एक होती है हस्तांतरण आय, इनकी ट्रांसफर इनकम, ये बिना किसी सेवा या उत्पादन को मिलने वाली आय होती है। जैसे आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, बेरोजगारी आपको भत्ता मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो वो सभी है जो हस्तांतरण आय में शामिल होती है, और इसे राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा क्या होती है, अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा ग्रीन जीडीपी। ये क्या होती है, ये पारंपरिक जीडीपी से पर्यावरण को हुए नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत को घटाकर, ठीक है, जो पारंपरिक जीडीपी होती है उसमें से जो पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है, कमी की जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, उसको घटा कर निकाली जाती है। ये सतत विकास की सूचक है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम आपकी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में जो भी नेशनल इनकम है देश की, उसमें से जो टोटल जनसंख्या है उसमें से आप भाग दोगे तो है जो प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। क्या निकलेगी, नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम में जब आप जो टोटल पॉपुलेशन है उसको भाग दोगे तो आपकी क्या निकलेगी, PCI निकलेगी, पर कैपिटा इनकम निकलेगी। टोटल जो राष्ट्र क्या है उसमें से टोटल जनसंख्या, और यह जीवन स्तर को दर्शाती है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है वो उसको दर्शाती है। व्यक्तिगत प्रेरित आय, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल आय क्या होती है, यानी व्यक्तिगत आय में से अप्रत्यक्ष कर, जो व्यक्तिगत आय आपकी होती है उसमें से जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष कर है, उसको घटाओगे, और घटाने के बाद जो पैसा है जो शेष बचता है, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार है जो खर्च कर सकता है या बचत कर सकता है, तो वो आपकी होती है टैक्सेस के बाद। ये मैं देख ली। उसके बाद देखते हैं हम जीडीपी गणना की 3 विधियां देखते हैं। सबसे पहले उत्पादन विधि देखते हैं। ये वैल्यू एडेड मेथड होता है। इसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्यवर्धन हुआ है, मूल्य संवर्धन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये उत्पादन विधि होती है, प्रोडक्शन मेथड होता है। उसके बाद होती है आय विधि, यानी कि इनकम मेथड होता है, यानी उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाली, उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाली आय होती है, जैसे कि रेंट है, आपका वेजेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, उन सब का जो योग होता है वो आपका
जो इनकम मेथड में शामिल किया जाता है। उसके बाद होती है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल खर्च होता है उसको जोड़ा जाता है। जैसे इसकी गणना की विधि क्या होती है, तो कंजप्शन है आपका, जो ये इन्वेस्टमेंट है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो उसमें शामिल होता है। तो ये आपकी क्या होती है, व्यय विधि होती है। ठीक है, और ये आपका निष्कर्ष देख लेते हैं, प्रो टिप्स। यूपीएससी अक्सर नॉमिनल जीडीपी यानी वर्तमान कीमतों पर और रियल जीडीपी यानी आधार वर्ष या स्थिर कीमतों के बीच अंतर पर है जो सवाल पूछा है। और भारत में वर्तमान गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, सॉरी। अब हम देखेंगे आर्थिक कारक, देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। क्या देखेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। ये वे भौतिक तत्व है जो सीधे उत्पादन और आय को प्रभावित करते हैं। सीधे क्या भौतिक तत्व है जो सीधे उत्पादन और भौतिक आय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, खनिज, जल, ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होती है। इसके कुशल दोहन से संवृद्धि तेज होती है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, नई मशीनों, कारखानों, बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली आदि में निवेश। पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा विकास उतना ही प्रभावी होगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा, यानी कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो COR होता है वो कम होना चाहिए, तभी है जो विकास उतना प्रभावी होगा, उतना ही प्रभावी होगा। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नई मशीनें होती है, कारखाने होते हैं, बुनियादी ढांचा होती है, सड़क है, बिजली है आदि में निवेश होता है। ठीक है, तो ये होता है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। और पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल, ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है नहीं, COR होता है वो कम होना चाहिए, और ये कम होगा तभी विकास प्रभावी होगा। ठीक है, तकनीकी प्रगति, नवाचार, इनोवेशन और नई तकनीक, न्यू टेक्निक से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव होता है। ठीक है, तो ये भी कारक है, इसका आर्थिक कारक है। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, वे केवल जनसंख्या होना पर्याप्त नहीं है। जनसंख्या शिक्षित भी होनी चाहिए, उसमें कौशल भी होना चाहिए। स्वास्थ्य के माध्यम से जनसंख्या को पूंजी में बदलना विकास के लिए अनिवार्य है, इन सबके शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के द्वारा। ठीक है, और ये एक होती है, ये हम देख लिया, उद्यमशीलता होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, यानी कि जोखिम लेने वाले उद्यमों की मौजूदगी जो संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। यानी कि जोखिम लेने वाले लोग नहीं होंगे तो कैसे जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स है, उद्यमशीलता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। ठीक है, ये भी होना जरूरी है। अनार्थिक और सामाजिक राजनीतिक कारक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। यूपीएससी अक्सर इन सॉफ्ट फैक्टर पर सवाल पूछता है क्योंकि ये विकास यानी कि डेवलपमेंट को अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता यानी सुशासन, गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, स्थिर नीतियाँ, विदेशी निवेश, FDI और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देती है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जाति व्यवस्था है, उत्तराधिकार के नियम है, सामाजिक दृष्टिकोण है, ये सब। एक आधुनिक और तचिला समाज नई आर्थिक गतिविधियों को जल्दी अपनाता है। ठीक है, और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, अनुबंधों, कॉन्ट्रैक्ट का पालन सुनिश्चित करना, ये सभी इसका कारक है। सांस्कृतिक कारक, समाज में काम के प्रति नैतिकता, वर्क एथिक्स और बचत की प्रवृत्ति, ये भी है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये इनके अंतर देखते हैं। सबसे विशेषता देख लें सबसे पहले, आर्थिक समृद्धि यानी कि जिसको ग्रोथ कहते हैं, और आर्थिक विकास जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रकृति क्या है, मात्रात्मक है, किसकी इसकी आर्थिक समृद्धि की, ग्रोथ की, जैसे GDP में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो आर्थिक विकास होता है वो क्या होता है, गुणात्मक होता है, जैसे साक्षरता है, स्वास्थ्य है आदि। क्षेत्र कौन कौन सा, एरिया इनका जो नैरो है, आर्थिक समृद्धि का संकुचित है, क्योंकि इसमें गुणवत्ता नहीं होती, सिर्फ मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, लेकिन ये ब्रॉड है, आपका व्यापक है। आर्थिक विकास क्या है, ब्रॉड है, व्यापक है। सूचकांक क्या है, जैसे कि GDP है, आपकी NNP है, प्रति व्यक्ति आय है, ये सब होता है। आर्थिक विकास को मापने के SDI है, GII है, प्रसन्नता सूचकांक है, ये सब होते हैं। ठीक है, और देशों का संदर्भ, जैसे विकसित देशों के लिए अधिक प्रासंगिक है। ये आपकी आर्थिक जो ग्रोथ होती है वो विकसित देशों के लिए अधिक प्रासंगिक है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, वो विकासशील देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुणवत्ता इंपॉर्टेंट होती है विकासशील देशों के लिए। यानी कि समृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। समृद्धि
ग्रोथ के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन केवल समृद्धि हो जाने से ये गारंटी नहीं है कि विकास भी हुआ है। जैसे अगर आप आय की असमानता बहुत अधिक हो, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय और मापन की 3 विधियाँ, मेथड्स एंड मेजरिंग ऑफ द नेशनल इनकम। उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। ये विधि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि है, उद्योग है, सेवाएं द्वारा किए गए मूल्य वर्धन को मापती है। सिद्धांत, इसमें दोहरी गणना, डबल काउंटिंग होने से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं जो फाइनल गुड्स होता है का मूल्य है जो लिया जाता है, और हर चरण में जोड़े गए मूल्य जो वैल्यू एडिशन को है जो जोड़ा जाता है, इसमें जो फाइनल वैल्यू होता है वो इसमें लिया जाता है। ठीक है, इनका सूत्र क्या है, जीवीए, जिसकी उत्पादन का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग होता है वो ऐसे घटा दिया जाता है। ठीक है, और यूपीएससी टिप्स क्या है, भारत में सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू एडिशंस का उपयोग क्षेत्रवार प्रदर्शन जानने के लिए होता है कि किस सेक्टर का कितना कैसा प्रदर्शन है। ठीक है, अब होता है आय विधि, इनकम मेथड। यह विधि उत्पादों को उत्पादन के कारकों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्जित आय को जोड़ती है। घटक कौन कौन से इसके, घटकों की बात करी जाए तो कर्मचारियों का जो मुआवजा होता है, जैसे मजदूरी और वेतन होता है, लगन इसकी रेंट इसको शामिल कर देते हैं, इसकी भूमि के बदले, ब्याज इंटरेस्ट इनकी पूंजी के बदले, आपका लाभ प्रॉफिट यानी कि उद्यमिता के बदले, जो रिस्क आपने लिया है एंटरप्रेन्योरशिप उसके बदले। ठीक है, मिश्रित आय यानी सब नियोजित व्यक्तियों जैसे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी सबकी आय। और सूत्र क्या है इनका, वेजेज है, रेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, और प्लस मिक्स्ड इनकम जो मिश्रित आय होती है वो शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ये अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पाद होने वाले कुल खर्च को जोड़ती है। एक वर्ष के दौरान जो उत्पाद खर्च हुआ उनको जोड़ती है। जैसे आपका निजी और अंतिम उपभोग व्यय जिसको सी से दर्शाते हैं, यानी कि परिवारों द्वारा खर्च। सरकारी अंतिम उपभोग खर्च जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा जाते हैं, यानी सरकार का खर्च। निवेश या सकल पूंजी का निर्माण जिसको इन्वेस्टमेंट आई से दर्शाया जाता है, यानी कि व्यवसाय द्वारा निवेश। शुद्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाओगे, निर्यात में से आय, निर्यात और आयात का जो अंतर होता है वो इसमें शुद्ध निर्यात में लिया जाता है। अब हम देखेंगे 8 कोर उद्योग देंगे। क्या देखेंगे, 8 कोर उद्योग देंगे, 8 कोर इंडस्ट्रीज। भारत के औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 40.27% है। इनका प्रदर्शन पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत बताता है। इसका घटता हुआ भार वेटेज क्रम है जो इस प्रकार है, और यूपीएससी अक्सर क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछता है। रिफाइनरी सबसे ज़्यादा आपका जो होता है वेटेज होता है वो किसका होता है, इकोनॉमी रिफाइनरी उत्पाद का होता है। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट जैसे सबसे अधिक भार होता है रिफाइनरी का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का। उसके बाद आता है इस्पात का। उसके बाद चौथे नंबर पर कोयला आता है। पाँचवें पर कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, छठे पे आपका प्राकृतिक गैस आता है, नेचुरल गैस। सातवें पे सीमेंट आता है, और आठवें पे उर्वरक या फर्टिलाइजर सबसे कम होता है। सबसे पहला कौन सा है, रिफाइनरी। सबसे पहला रिफाइनरी, और सबसे लास्ट कौन सा उर्वरक होता है, सबसे लास्ट कौन सा उर्वरक होता है। ठीक है, आपका सेकंड कौन सा है, बिजली होता है। तीसरा इस्पात होता है। चौथा कोयला होता है। पांचवा क्रूड ऑयल, और छठा आपका प्राकृतिक गैस क्या है, नेचुरल गैस। सातवां कौन सा है, सीमेंट होता है। सातवां सीमेंट सबसे जुड़ गया। ठीक है, सबसे लास्ट में उर्वरक होता है। सबसे पहला क्या हुआ, रिफाइनरी होता है। दूसरा बिजली आपको पता है। तीसरा इस्पात। तीसरा क्या, इस्पात। चौथा कोयला, फोर्थ कोयला। और पांचवा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल क्या है, पांचवा। कोयला और कच्चा तेल चौथा, पांचवा कोयला और कच्चा तेल चौथा, पांचवा। और छठे में आपका कोयला और कच्चा तेल निकलेंगे तो क्या प्राकृतिक गैस बनेगी, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस कौन सा है, छठा। अब पढ़ते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी के बारे में। ये सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक समूहों की वृद्धि दर को मापता है। जारीकर्ता कौन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मॉस्पी।
के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनओएसओ होता है, जिसके मॉस्पी के अंतर्गत होता है, वो एसओ इसको आईआईपी को जारी करता है। आधार वर्ष क्या है? जो बेस ईयर आपका 2011-12 है, और ये मासिक मंथली आधार पर जारी किया जाता है। क्या ये जो आईआईपी है वो मंथली जारी किया जाता है, एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, और आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, आधार वर्ष 11-12 है, 2011-12। और वर्गीकरण देखते हैं अब। वर्गीकरण की बात करें तो क्षेत्रवार होता है, जैसे माइनिंग है, विनिर्माण, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली है। और इसमें विनिर्माण का भार सबसे अधिक होता है, लगभग 77% होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का इसमें, ठीक है, विनिर्माण, बिजली और माइनिंग। ठीक है, और उपयोग आधारित ये क्षेत्रवार होता है, सेक्टर वाइज। और ये होता है उपयोग आधारित। उपयोग आधारित में क्या है? प्राथमिक वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, बुनियादी ढांचा है वस्तुएं हैं, उपभोक्ता टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं, ये सभी इसके अंतर्गत आती है। और के यूपीएससी के लिए लेटेस्ट अपडेट मुख्य बिंदु जीवीए और जीडीपी। अब भारत में हेडलाइन विकास दर, जो हेडलाइन विकास दर है का बाजार मूल्य जीडीपी को माना गया है। क्या बाजार मूल्य किसको? जीडीपी को माना गया, न कि साधन लागत पर। आईआईपी बनाम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, जो एएसआई होता है। आईआईपी अल्पकालिक मासिक रुझान दिखाता है, जबकि जो एएसआई होता है वो विस्तृत और वार्षिक देता है। कोर सेक्टर का महत्व, यदि कोर सेक्टर में गिरावट आती है, ठीक है, जो कोर सेक्टर है उसमें गिरावट आती है, जो 8 आपके एरियाज है उनमें गिरावट आती है, तो इसका असर सीधे आईआईपी और अंततः जीडीपी पर पड़ता है। तो ये हमने देखा, एनडीपी देख लिया। अब हम देखेंगे बाजार मूल्य बनाम कारक लागत, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत में वस्तु के लागत में लगे साधनों जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम की लागत होती है। ठीक है, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, वो मूल्य जिस पर ग्राहक वस्तु खरीदता है। इसमें सरकार द्वारा लगाए गए कर शामिल होते हैं, लेकिन सब्सिडी इसमें नहीं होती है। सूत्र क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी आती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना विधियाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये तीनों विधियाँ महत्वपूर्ण है। उत्पादन विधि, प्रोडक्ट मेथड, विभिन्न क्षेत्रों, कृषि है, सेवा है, कृषि उद्योग और सेवा में मूल्य वर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन को जोड़ कर किया जाता है। आय विधि, इनकम मेथड, उत्पादन के साधन, उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाले आय, उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाले आय, जैसे कि मजदूरी है, किराया है, ब्याज है, लाभ है, इन सबको जोड़कर। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, उपभोग है, निवेश है, सरकारी खर्च, इनके द्वारा होती है। ठीक है, ये व्यय विधि होती है। और भारत में जीडीपी गणना का नया आधार, आधार वर्ष, बेस ईयर, वर्तमान में 2011-12 को है जो आधार पर की जाती है। इसमें जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, जब अब उत्पादन के स्तर पर विकास मापने के लिए जीवीए का उपयोग किया जाता है। जीवीए जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी जोड़ोगे, लेकिन जो टैक्स है वो घटाओगे, तो आपका जीवीए निकल जाएगा। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, सरकार की आय और व्यय का लेखा जो का बजट कहलाता है, संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राजस्व प्राप्ति, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और गैर कर ब्याज लाभांश होते हैं। राजस्व व्यय, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, इससे संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, इससे संपत्ति का निर्माण होता है। पूंजीगत प्राप्ति, ऋण लेना, विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और पूंजीगत सड़क है, पुल है, स्कूल बनाना, इससे संपत्ति का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के घाटे, राजस्व घाटा, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से राजस्व घाटा होता है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर इनका जो अंतर होता है वो होता है। ये बताता है कि सरकार को कितना कर्ज लेना पड़ेगा। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे से, जो राजकोषीय घाटा है आपका, इसमें से जो ब्याज अदायगी है उसको घटाओगे तो आपका प्राथमिक घाटा आएगा। इसी तरह प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाओगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है? जब सरकार बाजार से अधिक कर्ज लेती है तो निजी क्षेत्र के निवेश हेतु धन की कमी हो जाती है, इससे ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाती है, तो क्या होता है? क्राउड आउट इफेक्ट होता है। राजकोषीय समेकन, फिजिकल कंसोलिडेशन होता है। ये क्या होता है? सरकार द्वारा अपने घाटे और कर्ज को कम करने के लिए किए गए जो प्रयास होते हैं, इसके लिए एफआरबीएम अधिनियम 2003 लागू किया गया था। किसके लिए? राजकोषीय समेकन के लिए। पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? संपत्तियों जैसे कि शेयर है, जमीन है, इनको बेचने पर होने वाले जो लाभ होता है उस पर जो कर लगता है वो होता है आपका कैपिटल गेन टैक्स होता है।
प्रभावशाली निष्कर्ष। प्रीलिम की दृष्टि से पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे सकारात्मक माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, जबकि राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय होता है। मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। मुद्रास्फीति अर्थ और प्रकार। परिभाषा, जब वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर कम हो जाती है। प्रकार, मांग जनित डिमांड पुल, जब मांग होती है वो आपूर्ति से अधिक हो जाए। ठीक है, जब मांग है वो किससे, आपूर्ति से अधिक हो जाए। मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए तो क्या होगा, मांग जनित होगी, यानी कि मांग इसमें ज़्यादा है तो मांग जनित मुद्रास्फीति। लेकिन लागत जनित कॉस्ट पुश, जब कच्चे माल या मजदूरी की दर बढ़े, जब कच्चे माल और मजदूरी की दर है वो बढ़ने से कीमतें हैं जो वो भी बढ़ जाती है, तो आपकी क्या होती है, लागत जनित, यानी कि ये कीमत के कारण हुआ है। ठीक है, कीमतें बढ़ती है, इनकी कच्चे माल या मजदूरी की कीमत बढ़ती है, मजदूरी की दर बढ़ती है तो आपकी कीमत भी बढ़ेगी फाइनल। ठीक है, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, ये मुद्रास्फीति क्या होती है, ये जमाखोरी में बुनियादी ढांचे की कमी होता है तब वो उसके कारण ये होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति का मापन मेजरमेंट, थोक मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं WPI, केवल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। केवल जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में जो परिवर्तन होता है उनको मापता है। ठीक है, और इसका जो आधार वर्ष है WPI का वो क्या है, 2011-12। आधार वर्ष क्या है, 2011-12 किसका, WPI का। इसको क्या कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक होते हैं। क्या करता है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, इसके द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है क्या, WPI। और उसके बाद आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मापता है। जो WPI होता है वो क्या मापता है, लेकिन सिर्फ वस्तुओं को मापता है, उसमें कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसको मापता है। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो वस्तुओं को मापता ही है, साथ में जो सेवाओं हैं उनको भी मापता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मापता है। और इसे NFSO, इनके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NFSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। जबकि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। क्या, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा WPI जारी किया जाता है। CPI आपका NSO द्वारा जारी किया जाता है। और RBI मौद्रिक नीति बनाने के लिए अब CPI कंबाइन का उपयोग करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति बनाने के लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग और मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति MPC, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसका अध्यक्ष RBI गवर्नर होता है। इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को 4% यानी कि 4+2 या माइनस के दायरे में रखना होता है, यानी कि 2 से 6 के बीच में। ठीक है, तरलता नियंत्रण के उपकरण, टूल्स, लिक्विडिटी। ठीक है, रेपो रेट होता है, ये अल्पकालिक दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। क्या, अल्पकालिक रेट दर होती है जिस पर जो RBI किसको ऋण देता है, बैंकों को, यानी जो बैंक है उनको ऋण देता है। और दर बढ़ने पर, अगर दर बढ़ती है यानी कि जो RR यानी कि रेपो रेट होते हैं, दर बढ़ती है तो बाजार में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, सोखने के लिए जो RR की रेट से वो बढ़ाई जाती है। ठीक, उसके बाद होती है रिवर्स रेपो रेट, वो दर जिस पर बैंक अपना पैसा RBI के पास रखते हैं। जो बैंक होते हैं अपने पास RBI के पास बैंक का पैसा रखते हैं और ये अगर बढ़ती है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट, ये RR बढ़ती है तो बैंक है वो ज़्यादा ब्याज पाने के लिए पैसा है वो RBI के पास ज़्यादा रखेंगे। इससे जो बाजार में जो पैसा है वो तरलता है जो कम होती है। ठीक है, उसके बाद होती है नकद आरक्षित अनुपात। एक सेकंड, RBI बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, उसके बाद होती है रिवर्स रेपो रेट, वो दर जिस पर बैंक अपना पैसा RBI के पास रखते हैं। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात CRR होता है, बैंकों की जमा का हिस्सा जो नकद के रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य होता है। क्या, बैंकों की जमा का वो हिस्सा जो नकद के रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य होता है और इस पर ब्याज है जो नहीं मिलता, बैंकों को ब्याज नहीं मिलता है। एक होता है सामयिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को अपनी जमा का वो हिस्सा जो स्वयं के पास नकद के रूप में रख सकते हैं, सोने के रूप में रख सकते हैं या सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हैं, ये रखना होता है। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब RBI बाजार में तरलता कम करने के लिए सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियां हैं वो बेचता है और तरलता बढ़ाने के लिए उन्हें खरीदता है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। कराधान या सार्वजनिक वित्त, टैक्सेशन, करों का वर्गीकरण, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स,
जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है भुगतान भी वही करता है। जैसे उदाहरण आयकर है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर है, ये क्या है प्रॉग्रेसिव है, प्रकृति होते हैं। इनकी जिनकी आय ज़्यादा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, कम है उनको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद होती है अप्रत्यक्ष कर, होती है इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकी भार किसी और पर हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण जीएसटी। अब जीएसटी है वो सभी वस्तुओं पर लगता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबर जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है प्रोग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं ये अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर के बारे में देखते हैं।